आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधता और आणविक संरचना की के चौथे भाग की, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 4। इसमें आज हम लोग को डिस्कस करना है फजांस रूल की। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था आयन विरूपण या आयन ध्रुवण। जब किसी धनायन के संपर्क में कोई ऋणायन आता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप ऋणायन का इलेक्ट्रॉन मेघ फैल जाता है। यह क्रिया धनायन द्वारा ऋणायन का आयन विरूपण या आयन ध्रुवण कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि धनायन में पोलराइजिंग पावर होता है और ऋणायन में पोलराइजेबिलिटी होता है। यानी दो शब्द याद रखेंगे। पोलराइजिंग पावर का संबंध केटायन से होता है और पोलराइजेबिलिटी का संबंध एनायन से होता है। इसी पर फजांस रूल है। फजान द्वारा प्रस्तावित नियम आयन विरूपण के लिए अनुकूल कारकों का वर्णन करता है। यानी आयन विरूपण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, उसको बताने का कार्य फजान का नियम करता है। फजान तो आयन विरूपण के लिए जो कारक अनुकूल होते हैं उन्हीं कारकों का वर्णन करना फजांस रूल कहलाता है। आयन विरूपण कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए अनुकूल कारक निम्नलिखित हैं। पहला है केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए। केटायन की साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। अब पोलराइजिंग पावर अधिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। केटायन के साइज के लिए पॉजिटिव चार्ज एक फैक्टर है जो इंडिकेट करता है कि केटायन की साइज छोटी है या बड़ी है। तो जिस केटायन पर धनावेश की संख्या अधिक होती है उस केटायन की साइज छोटी होती है और उसका पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। पोलराइजिंग पावर अधिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, यानी उस यौगिक में कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक लक्षण अधिक होगा। यानी वह यौगिक मुख्य रूप से सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो आयन विरूपण के लिए या कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए पहला फैक्टर है साइज ऑफ केटायन। केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए। अगर केटायन की साइज छोटी है तो पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा और पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। पोलराइजिंग पावर अधिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। दूसरा फैक्टर है ऋणायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। ऋणायन की साइज बड़ी होगी, इसका मतलब ऋणायन पर ऋणावेश की संख्या अधिक होगी। ऋणावेश की संख्या अधिक होगी तो ऋणायन की पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी। पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन केटायन। यानी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले केटायन का पोलराइजिंग पावर अक्रिय गैस वाले केटायन के पोलराइजिंग पावर से अधिक होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी अधिक होगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन केटायन व्हिच इज ग्रेटर दैन पोलराइजिंग पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन केटायन। जैसे एक उदाहरण है सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड। इन तीनों में ऋणायन सेम है लेकिन धनायन अलग अलग है। यहाँ सोडियम धनायन है, यहाँ मैग्नीशियम धनायन है, यहाँ एल्युमिनियम धनायन है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्रम से जब चलेंगे तो साइज धनायन की साइज ऑफ केटायन
क्रमशः घट रहा है, यानी साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेज। तो कैटायन की साइज अगर डिक्रीज करेगी तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्रमशः डिक्रीज करेगा। तो सोडियम ब्रोमाइड से अधिक कोवेलेंट मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर एल्युमिनियम ब्रोमाइड में होगा। इसी क्रम में पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, इसी क्रम में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड का है। इन सब में धनायन सेम है लेकिन ऋणायन अलग अलग है। इसमें फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो फ्लोराइड आयन से ये आयोडाइड आयन तक ऋणायन की साइज क्रमशः इंक्रीज कर रही है। तो ऋणायन की साइज इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। यानी इन चारों कंपाउंड में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट लिथियम आयोडाइड का होगा, यानी लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी हाईली कोवेलेंट होगा, और लिथियम फ्लोराइड हाईली आयनिक होगा, उल्टा होगा। यानी लिथियम फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जबकि लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इनमें केटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। फ्लोराइड से आयोडाइड तक ऋणायन की साइज क्रमशः इंक्रीज कर रही है। तो जब ऋणायन की साइज इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और जल में विलेयता घटेगी। तो सहसंयोजक यौगिकों की जल में विलेयता कम होती है, तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। यानी लिथियम फ्लोराइड जल में अत्यधिक विलेय होगा, जबकि लिथियम आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड जल में सबसे कम विलेय होगा, यानी लिस्ट वाटर सॉल्युबल होगा, लिस्ट वाटर सॉल्युबल, और ये मोस्ट वाटर सॉल्युबल होगा। चौथा एग्जाम्पल है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टांसियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इन कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऋणायन कॉमन है, धनायन अलग अलग हैं, बेरिलियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, स्टांसियम आयन है और बेरियम आयन है। बेरिलियम से बेरियम तक क्रमशः साइज बढ़ती है, तो कैटायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा, तो पीपी डिक्रीजेज, तीर नीचे लगा हुआ है इसका मतलब डिक्रीज है, तो पीपी डिक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज। जबकि थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर उल्टा हो जाएगा, साइज जब घट जाएगा कैटायन की तो कोवेलेंट कैरेक्टर की पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा और पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो पोलराइजिंग पावर घटता जाएगा क्रमशः, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। यानी बेरिलियम कार्बोनेट थर्मली लिस्ट स्टेबल होगा, जबकि बेरियम कार्बोनेट थर्मली मोस्ट स्टेबल होगा। अब इसके बाद बात हम लोग करेंगे सहसंयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजक बंध के बनने के लिए दो आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है बीबीटी और दूसरा है एमओटी। बीबीटी का पूरा नाम है बैलेंस बॉन्ड थियरी,
बैलेंस बॉन्ड थियरी, और एमओटी का पूरा नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत इसको कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को अणु कक्षक सिद्धांत कहते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी, बीबीटी। हाँ, तो बैलेंस बॉन्ड थियरी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। बैलेंस बॉन्ड थियरी का पहला पॉइंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल एओ है। एओ को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन यानी सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला है एंड टू एंड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग या फेस टू फेस ओवरलैपिंग। तो जब दो परमाणु ऑर्बिटलों का एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है या एक्सियल होता है या फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और जब दो परमाणु ऑर्बिटलों का लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो उससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओवरलैपिंग में संकरित ऑर्बिटल या असंकरित ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। संकरित ऑर्बिटलों से केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका एक अपवाद है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए, बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड का निर्माण संकरित ऑर्बिटलों से होता है। बेंजाइन इंटरमीडिएट में sp2 संकरित ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये कंपाउंड बेंजाइन है। ये कंपाउंड बेंजीन कहलाता है जिसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एक पाई बॉन्ड यहाँ और लगा दिया जाएगा तब यह कंपाउंड बेंजाइन हो जाएगा। बेंजाइन लास्ट में YNE आएगा इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण, जिसमें यह पाई बॉन्ड जो है अंतिम वाला पाई बॉन्ड ये 2 sp2 संकरित ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। तो ये जब दोनों आपस में अतिव्यापन करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो बेंजाइन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। यही बेंजाइन इंटरमीडिएट है जिसके 2 sp2 ऑर्बिटल परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण किए हैं। चौथा पॉइंट है कि असंकरित ऑर्बिटलों से सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। अब असंकरित ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग इतने प्रकार का हो सकता है। SS ओवरलैपिंग हो सकता है, SP हो सकता है, PP हो सकता है, DD हो सकता है या PD हो सकता है। अगर S और S ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या S और P ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये दोनों ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग हमेशा केवल एक्सियल होती है, इसलिए इनसे केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। PP ओवरलैपिंग या DD ओवरलैपिंग या PD ओवरलैपिंग में ये तीनों ओवरलैपिंग एक्सियल भी हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं। तो अगर इन तीनों की ओवरलैपिंग एक्सियल होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पैरेलल होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। इस नाते इनको PP, DD और PD ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बंधों का निर्माण दर्शाया गया है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में असंकरित ऑर्बिटल बंधों का निर्माण करते हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल माने द्विपरमाणुक अणु, ऐसे अणु जिसमें 2 परमाणु होते हैं, उन अणुओं में बंधों का निर्माण असंकरित ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है। जैसे हाइड्रोजन अणु है H2 जिसमें 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन अणु का निर्माण 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का S ऑर्बिटल जो गोलाकार है
दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का s ऑर्बिटल गोलाकार है, ये s ऑर्बिटल के नाभिक हैं। इन दोनों का अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो इनके ओवरलैपिंग से ये जो बांड का निर्माण होगा यह बांड सिग्मा बांड कहलाता है। और इस ओवरलैपिंग में दोनों के s ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इस वजह से इस तरह की ओवरलैपिंग को s ओवरलैपिंग कहते हैं या s अतिव्यापन कहते हैं। दूसरा है HCl अणु। ये Cl अणु का निर्माण H और Cl से होता है। इसमें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो गोलाकार है और क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो डम्बल होता है, इन दोनों का अतिव्यापन होता है, तो इनके अतिव्यापन से यहाँ सिग्मा बांड का निर्माण हुआ। इस अतिव्यापन में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल भाग लेता है, इसलिए इस ओवरलैपिंग को sp ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी यहाँ जो सिग्मा बांड का निर्माण हुआ वो sp ओवरलैपिंग से हुआ। तीसरा एग्जाम्पल क्लोरीन का है। क्लोरीन भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, अक्ष पर अतिव्यापन करता है। तो अक्ष पर अतिव्यापन करने से सिग्मा बांड का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ एक्सियली ओवरलैप किया। इस तरह की ओवरलैपिंग को pp ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी क्लोरीन अणु में सिग्मा बांड का निर्माण pp ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से होता है। चौथा एग्जाम्पल ऑक्सीजन अणु का है। ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु डबल बांड के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें एक बांड सिग्मा होता है, दूसरा बांड पाई होता है। इसमें ये एक ऑक्सीजन का k ऑर्बिटल हैं, एक ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल ये हुआ, दूसरा ऑर्बिटल ये हुआ। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा ऑर्बिटल हुआ। ये दोनों एक्सियली ओवरलैप करेंगे, अक्ष पर अतिव्यापन होगा, तो इस अक्ष पर अतिव्यापन से सिग्मा बांड का निर्माण हुआ। और ऊपर तथा नीचे ये जो साइडवे ओवरलैपिंग है, जिसको पैरेलल कहते हैं, इससे पाई बांड का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु डबल बांड के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें एक बांड सिग्मा होता है, दूसरा बांड पाई होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बांड के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें बीच वाला बांड सिग्मा होता है, ऊपर और नीचे के बांड पाई बांड होते हैं। इसमें नाइट्रोजन परमाणु के ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन परमाणु के 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया और ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के ऑर्बिटल हैं, ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल हुआ। ये ऑर्बिटल अक्ष पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इस अक्ष वाले अतिव्यापन से सिग्मा बांड का निर्माण हुआ। फिर ऊपर और नीचे, अक्ष के ऊपर और नीचे भी अतिव्यापन होगा। यहाँ इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस ऑर्बिटल से जो तिरछा है तिरछे से ओवरलैप कराएंगे, जो सीधा है सीधे वाले से ओवरलैप कराएंगे। इस तरह से दो पाई बांड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन अणु बनता है।